नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें सम्मिलित है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024, आरओ पीटी एग्जाम 2023 व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स देखते हैं वो यह है कि जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां यानी 57th वहाँ सत्र 2024 आयोजित कब आयोजित किया गया, इसमें ध्यान देना है। जनसंख्या और विकास आयोग का 97वां यानी 57वां सत्र 2024 आयोजित कब किया गया? 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, जो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है वहाँ पर, यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर आयोजित किया गया। कब? 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन भाग लिया भारत तरफ से, तो इसमें भारत की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इसमें करंट अफेयर्स को हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को है भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इस जो ये आयोजन किया गया जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सत्र 2024 आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से जो है भारत की पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी पार्टिसिपेट किया था। अगला देखते हैं, तो इसमें 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहाँ पर की गई, इसको ध्यान देना है। यह 26 से 27 अप्रैल 2024 के मध्य न्यूजीलैंड में 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार संयुक्त समिति की बैठक 2024 जो न्यूजीलैंड में हुई 26 से 27 अप्रैल 2024 के मध्य। इसमें देखते हैं तो सुनील बर्थवाल ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी भारत तरफ से कौन इसका प्रतिनिधित्व किया था? सुनील बर्थवाल ने किया। न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व वहाँ के व्यापार मंत्री टाक मैके ने किया, यानी न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया कौन? वहाँ के व्यापार मंत्री टाक मैके ने किया। अगला देखते हैं, तो यह है डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र यानी डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का पहला, ध्यान देना है कि यह फर्स्ट इंटरनेशनल समिट है 2024। कब? अप्रैल 2024 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यह सम्मेलन भारत के नेतृत्व में किया गया। इसका जो नेतृत्व किया वो भारत के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएन में यूनाइटेड नेशन भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस सम्मेलन में भाग लिया। नेतृत्व किसने किया? भारत ने किया। अगला देखते हैं, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2024 कब की गई है? ध्यान देना है। 3 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया, ध्यान देना है। कहाँ पर? नई दिल्ली में 3 मई 2024 को। 3 मई को जैसा कि हम जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जारी किया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इस पर आधारित विस्तृत वीडियो बनाई जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें देखें, इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और इंडोनेशिया की रक्षा महासचिव एयर मार्शल सेवानिवृत्त डोनी एरमावान टोफैटो ने किया। उल्लेखनीय कि दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी JDCC की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। और इसकी 7वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक 3 मई 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई। अगला देखते हैं, तो खेल संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसमें AFC में एशियन एशियाई फुटबॉल कॉन्फ्रेंशन यानी AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 क्या है? फुटबॉल प्रतियोगिता है। संस्करण क्या है? 6वां आयोजक कौन इसका आयोजन किया? एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी AFC है। आयोजित कब किया गया था? तो 15 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 के मध्य। मेजबान देश कतर। कुल टीमें इसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। कुल खेले गए मैच 32। विजेता जापान, दूसरी बार जापान ने इस खिताब को जीता है। AFC अंडर 23 जो खिताब है इसका विनर जापान रहा है, दूसरी बार इस खिताब को जीता। उपविजेता जो रहा है वो उज्बेकिस्तान, 3rd पोजीशन पर इराक रहा है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं, तो यह बनता है वेरी इंपॉर्टेंट है। FWD 200B
एंड FWD-200B। देखते हैं ये क्या ध्यान देना है कि यह साइंस और टेक संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है। तो इसमें है, यह है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। क्या? FWD-200B जो है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। अनावरण 3 मई 2024 को किया गया। इसकी मैक्स वेलोसिटी कितना है? 200 किलोमीटर से 370 किलोमीटर तक है। पेलोड क्षमता 100 kg है। और इसमें ध्यान देना है कि सहन क्षमता यानी सहन शक्ति क्षमता 12 से 20 घंटे तक है। अनावरणकर्ता कौन है? बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग विच डिफेंस इसकी जो है अनावरण करता है, अनावरण किया। उद्देश्य को समझ लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? महंगे बम वर्षक मानव रहित विमान आयात पर भारत निर्भरता कम करना और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। वर्गीकृत करते हैं तो MALE यानी मेल मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन मध्यम ऊंचाई लंबे एंड्योरेंस के रूप में। लैस क्या इसमें है? ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमलों के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से यह लैस है। कौन? FWD-200B। और ध्यान देना है कि भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य समझौता इसमें देखते हैं। दो देशों में भारत और नामीबिया में इसमें देखते हैं समझौता किस तरह का हुआ है। दोनों के मध्य समझौता हस्ताक्षरित 2 मई 2024 को किस लिए? घरेलू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के समान अफ्रीकी राष्ट्र के लिए एक डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करनी हेतु। इससे बढ़ावा क्या मिलेगा? वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति P2P यानी पर्सन टू पर्सन और व्यापार भुगतान लेन देन व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, इससे बढ़ावा मिलेगा। समझौते में शामिल क्या है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय अंतर संचालनशीलता दोनों के साथ जो है इस समझौते में शामिल है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये बनता है कि वाइस एडमिरल संजय भल्ला के बारे में देखते हैं। 10 मई 2024 को भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ पर्सनल यानी कॉप का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। इससे पूर्व में देख लिया वीडियो के पूर्व अंक में कि जो नौसेना या नेवी है उसमें जो है उसके जो सेना प्रमुख है नेवी के जो है उप प्रमुख और प्रमुख की नियुक्ति की गई थी 30 अप्रैल 2024 और 1 मई 2024 को की गई थी। वीडियो पूर्व अंक में इस पर चर्चा की जा चुकी है। तो इसी क्रम में वाइस एडमिरल संजय भल्ला की नियुक्ति की गई है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स बनता है, यह बनता है जेरेमिया मानेले क्या है इसको समझते हैं। तो 2 मई 2024 को सोनेमल द्वीप के नए PM के रूप में कार्यभार या पदभार ग्रहण किया। यानी यह जो है सोनेमल द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने। कौन? जेरेमिया मानेले। इंपॉर्टेंट हो जाता है यह। तो इसमें देखिए उन्होंने निर्वाचित 50 सीटों वाली संसद में विपक्षी नेता मैथ्यू वाले को 31 के मुकाबले 18 वोटों से हराया। यानी इनको 31 वोट मिला और इनके प्रतिद्वंदी को 18 वोट मिला, अर्थात लगभग 13 वोटों से इन्होंने हराया। स्थान लिया मनस है शोगवार यानी से पूर्व PM कौन थे? यह थे। इसके बाद सोलोमन द्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति में यह ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्व में स्थित ओशनिया के उपक्षेत्र मेलानेशिया में 6 प्रमुख द्वीपों और 900 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। राजधानी क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है, होनियारा है। मुद्रा क्या है? सोलोमन आइलैंड डॉलर है। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ध्यान देना कि राजधानी और इसकी मुद्रा क्या है और यहाँ के नए PM कौन बने हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि 90 मिलियन वर्ष पुराने मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की गई। यह द्विपद शाकाहारी यानी इसके 2 पैर हैं। खोज किसने किया? अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा की गई। और इसके बाद लेट क्रेटेशियल काल में वर्तमान पेंटागोनिया में रहता था यह जो है शाकाहारी डायनासोर। इसके बाद चारकी सार्स नेकुल इसका नाम रखा गया है। इसका नाम क्या रखा है ध्यान देना। इसकी लंबाई क्या? 2.5 से 3 मीटर यानी 8 से 10 फीट और ऊंचाई लगभग 70 सेंटीमीटर यानी 27 इंच की इसकी हाइट थी। अगला देखते हैं तो इसमें अभिनव 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई यानी इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। उद्देश्य मतदाता जागरूकता सहभागिता को बढ़ाना है। इसमें देखें इसका अनावरण 22 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? IIT गुवाहाटी परिसर में किया गया। किसका? अभिनव 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई की। नोट में देखते हैं तो स्वीप यानी नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्वीप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है जो मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने से संबंधित है।
अगला देखते हैं द पुलिस स्कूल के बारे में देखते हैं कि यह किस तरह का स्कूल है, यानी द पुलिस उद्घाटन 30 अप्रैल 2024 को कौन किया? वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो है यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। अनावरण किया गया स्वर्गीय कर्पूर चंद्र पुलिस की प्रतिमा का उपराष्ट्रपति द्वारा इसका अनावरण किया गया, यानी दी पुलिस स्कूल। इसमें ध्यान देना है कि स्वर्गीय कर्पूर चंद्र पुलिस की प्रतिमा का अनावरण जो है उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया और उद्घाटन जो है 30 अप्रैल 2024 को भारत के जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। अगला देखते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही बनता है कि 5वां वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2024 आयोजित कब किया गया? 25 से 30 अप्रैल 2024 को आयोजन स्थल चंडीगढ़ में। बांग्लादेश व श्रीलंका वायुसेना सहित कुल 12 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विनर पंजाब और सिंध बैंक रहा, उपविजेता भारतीय वायुसेना रही यानी इंडियन एयरफोर्स रही। फाइनल मैच में यानी फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो बने वो लवदीप सिंह बने, ये इंडियन एयरफोर्स के रहे, जो इंडियन एयरफोर्स उपविजेता रहे। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रहे, पंजाब एंड सिंध बैंक के खिलाड़ी रहे। इसके बाद देखते हैं तो ये ज्वालामुखी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रुआंग माउंट ज्वालामुखी है। विस्फोट हुआ इसमें अप्रैल 2022 में। ये कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है, उत्तरी सुलावासी प्रांत में। इंपॉर्टेंट है, इसमें इस पर आधारित कई बार प्रश्न जो है यूपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं कि रुआंग माउंट ज्वालामुखी जो है यह विस्फोट हुआ अप्रैल 2024 में। कहाँ पर यह ज्वालामुखी रुआंग है? इंडोनेशिया में स्थित है और उत्तरी सुलावासी प्रांत में स्थित है, यानी इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावासी प्रांत में यह ज्वालामुखी रुआंग माउंट स्थित है। 1871 में इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। इस बार 2024 में जो हुआ है, इससे पूर्व जो हुआ था 1871 में बहुत पहले हुआ था। विस्फोट के बाद देखें इसमें क्या परिणाम हुआ। विस्फोट के बाद टैंगो लानडांग द्वीप के निवासियों को हटाया गया। मांदो में स्थित सैम रटलुंगी हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया। इसके कारण इसमें ध्यान देना है कि इंडोनेशिया उच्च भूकंपीय गतिविधियों वाले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यानी पूछा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कौन सा देश स्थित है? तो इंडोनेशिया में यह रुआंग माउंट ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ अप्रैल 2024 में। अगला देखते हैं तो यह बनता है लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट आईआईटी पटना को प्रदान किया गया। कब? अप्रैल 2024 में। प्रदाता कौन रहा? पेटेंट कार्यालय भारत सरकार। इसमें और क्या ध्यान देना है कि इस तकनीकी के व्यापारिक उपयोग पर कॉपीराइट अवधि 20 वर्ष के लिए इसको दी गई है। नोट को समझ लेते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित यह लागत प्रभावी उत्पादन बिना किसी हानिकारक उत्सर्जन या स्वास्थ्य संबंधी खतरों के स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। कौन? लागत प्रभावी इन्वर्टर, जो कि आईआईटी पटना को प्रदान किया गया। अगला देखते हैं तो WBF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का मेजबान शहर कौन बना है? गुवाहाटी, असम, यानी भारत का जो राज्य पूर्वोत्तर 7 सिस्टर में जो राज्य है असम, उसकी राजधानी असम की जो शहर है, असम की राजधानी दिसपुर है, तो वहाँ का जो महत्वपूर्ण शहर है गुवाहाटी, उसको प्रदान किया 30 अप्रैल 2024 को। आवंटनकर्ता कौन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा BFW थॉमस और उबेर कप 2024 के अवसर पर चेंगदू में BWF की वार्षिक बैठक के दौरान किया गया। और इसमें ध्यान देते हैं कि भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2018 में इससे पूर्व 2008 में पहली बार पुणे में इसकी मेजबानी भारत कर चुका है। और पुणे में 2008 में जब भारत ने पहली बार मेजबानी किया था तो पुणे में साइना नेहवाल विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। 2009 में भारत ने हैदराबाद BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। वर्ष 2014 में भारत द्वारा नई दिल्ली में थॉमस कप और उबेर कप फाइनल की मेजबानी की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट है DRDO द्वारा हाल को स्वदेशी उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल वितरित 19 अप्रैल 2024 को DRDO की एक शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा किया गया। सौंपा गया LCA तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्चुएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स का पहला बैच। इसकी विशेषता समझ लेते हैं क्या है। विशेषता यह बनती है कि वैमानिकी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तेजस MK-1A के ऑर्डर पूरा करने के लिए इनके उत्पादन की तैयारी पहले कर ली गई थी। तेजस यानी LCA तेजस की द्वितीय उड़ान नियंत्रण में अत्याधुनिक लीडिंग एज स्ट्रेट्स, अग्रिम धार वाले स्ट्रेट और एयर ब्रेक शामिल है। भारत में हल्के लड़ाकू विमान LCA के उत्पादन तथा देखरेख हेतु वर्ष 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की स्थापना की गई है। ADA के बारे में देख लेते हैं तो ADA मीन्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है यानी वैमानिकी विकास एजेंसी का मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगला इसमें देख लेते हैं तो ये बनता है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 के बारे में देख लेते हैं। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 कार रेस प्रतियोगिता है 19 से 21 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित की। कहाँ पर? शंघाई इंटरनेशनल सर्किट
शंघाई चीन में रेस क्रम 5वें यानी 5वें क्रम का रेस क्रम है। विनर मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के रहे। टीम रेड बुल रेसिंग होंडा RBPT है। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, इसको जो है ये क्या है, यूरिया निर्माता सार्वजनिक उपक्रम है। 18 अप्रैल 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। कौन दिया, ध्यान देना है कि इसका प्रदाता कौन है, कौन दिया, प्रदाता सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। NFL की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इस कंपनी द्वारा फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाती है किसान ब्रांड से, यानी जो यूरिया जो है वो किसान ब्रांड की जो यूरिया है वो यही कंपनी करती है, यानी NFL करती है। विशेष तथ्य के बारे में समझ लेते हैं तो विशेष तथ्य जो इसमें महारत्न या नवरत्न का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी CPSE कंपनियों को प्रदान किया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल नहीं होती। इंपॉर्टेंट है कि नवरत्न हो या महानवरत्न हो या मिनी रत्न हो, उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल नहीं होती हैं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल होती हैं। और इसमें देखें तो महानवरत्न कंपनी का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों के अपग्रेडेशन पर और नवरत्न कंपनी का दर्जा केवल मिनी रत्न कंपनियों के अपग्रेडेशन पर ही मिलता है। अर्थात कहने का आशय हुआ कि महानवरत्न कंपनी जो है तो नवरत्न कंपनी जो रहेगी उसी को अपग्रेड करके बनाया जाएगा, और जो नवरत्न कंपनी उसी को बनाया जाएगा जो पूर्व में मिनी नवरत्न कंपनी होगी, यानी मिनी नवरत्न कंपनी का अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी बनाया जाएगा। नवरत्न का दर्जा पहली बार 1977 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एक समूह को दिया गया था। कुछ और इसमें ऐड कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रूप से, तो इसमें देखते हैं नोट में कि ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ILEA ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनी कब, 3 अगस्त 2023 को, यानी 2023 में बनाया गया था 3 अगस्त 2023 को। और इसी दिन ONGC विदेश लिमिटेड को 14वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो इसमें थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि महानवरत्न जो कंपनियां 13 हैं और जो नवरत्न कंपनी, अभी इसको FCL को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 15 नवरत्न कंपनी हो गई। तो इसमें देखें महानवरत्न जो कंपनी होगी उसमें औसत कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक पिछले 3 वर्षों में होना चाहिए। विगत 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और विगत 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और स्वयं निवेश पर, यानी स्वयं के माध्यम से निवेश, अर्थात इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, तो 5,000 करोड़ रुपए तक स्वयं निवेश कर सकती है। और नवरत्न कंपनी जो होती है ऐसे 1,000 तक बिना सरकार की अनुमति का निवेश कर सकती है, और ये 5,000 करोड़ तक। और इसमें देखें तो यह बनती है सरकार की नवरत्न कंपनी जो होगी सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही 1,000 करोड़ तक के निवेश स्वयं कर सकती है। अगला देखते हैं तो स्लोवाक ओपन 2024, इसमें यह क्या है, BWF 17 2024 की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 17 से 20 अप्रैल 2024 को ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया में किया गया। महिला एकल विजेता पूर्वा बर्वे भारत की रही हैं। अगला इसमें देखते हैं तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 से कब मनाया गया, 24 अप्रैल 2024 को। उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। और ध्यान देना है उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। इससे संविधान में एक नया अध्याय और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं तो यह बनता है इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गानिया 2024। देख लेते हैं, मनाया गया 10 मई 2024 को। आर्गन वृक्ष आर्गानिया स्पिनोसा मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक मूल प्रजाति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। यह वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषित प्रजाति है जिसे आर्गनेरी के नाम से भी जाना जाता है, जो स्थानिक वनस्पतियों से संबंध है। आर्गन तेल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व के सबसे दुर्लभ तेलों में से एक है और इसे मोरक्को का तरल सोना कहा जाता है। मोरक्को का तरल सोना किसको कहा जाता है, तो आर्गन तेल को कहा जाता है। खाना पकाने, दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों में इसके कई उपयोग हैं। लेकिन तो वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 10 मई को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। किसको, इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गानिया को। नोट में देखते हैं आर्गन का पेड़ 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। मोरक्को जैसे कि हम जानते हैं मोरक्को एक जो उत्तरी अफ्रीकी देश है जिसमें यह बताया गया है कि जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पर यह है। तो आर्मेनिया जो है उप सहारा क्षेत्र की एक मूल प्रजाति है जो शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं तो यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है 14वीं आतंकवाद रोधी वार्ता 2024। इसके बारे में देखते हैं 7 मई 2024 का आयोजित किया गया। कौन, यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं। तो यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
वार्ता की अध्यक्षता किसने की? यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा में सुरक्षा और रक्षा नीति के निदेशक जोआन की बालफोर्ड और विदेश सेवा में आतंकवाद निरोध के संयुक्त सचिव राजदूत की डे देवल ने की, यानी की डी देवल ने की। अगला इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है, मूसा जमीर है, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। यानी पूछा जाता है कि मूसा जमीर कौन है? ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये क्यों चर्चा में? तो देखें 8 से 10 मई 2024 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा पर भारत विदेश मंत्री यानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की मूसा जमीर ने। इसके बाद देखते हैं आलू महोत्सव 2024 आयोजित किया गया कब? 10 मई 2024 को। कहाँ पर? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ाना है। राज्य मतलब नागालैंड में जैविक खेती को बढ़ाना, इसी के लिए आलू महोत्सव 2024 आयोजित किया गया नागालैंड के कोहिमा में। नोट में इसमें देख लेते हैं तो नोट ये बनता है नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB के अनुसार आलू उत्पादन करने वाले शीर्ष 4 भारतीय राज्यों में देखें वर्ष 2020-21 में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर गुजरात है, 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला देखें तो सिविल सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया में सहयोग हेतु समझौता। कंबोडिया के बारे में सब जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है कंबोडिया। तो यहाँ देखें कंबोडिया की राजधानी नामपिन है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो 22 अप्रैल 2024 को नामपिन कंबोडिया में इसका समझौता किया गया, यानी कंबोडिया की राजधानी नामपिन में 5 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया गया। इसमें देखें तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG भारत सरकार और सिविल सेवा मंत्रालय कंबोडिया के मध्य सहयोग हेतु समझौता हुआ। यह समझौता ज्ञापन सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान एवं सहयोग को मजबूत करने और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नोट में देख लेते हैं तो वर्ष 2023-24 में कंबोडिया के 156 सिविल सेवकों ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में विचार क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भागीदारी की। वर्ष 2024-25 के लिए कंबोडिया के लिए 240 सिविल सेवकों के लिए 6 क्षमता निर्माण कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस और टेक संबंधित है। तो इसमें आर्टेमिस एकार्ड्स पर 38वां हस्ताक्षरकर्ता देश कौन है? स्वीडन बना। 38वां जो है 38 हस्ताक्षरकर्ता देश कौन बना? आर्टेमिस पर जो है आरओ पीटी एग्जाम 2023 में आर्टेमिस प्रश्न पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो 38वां जो हस्ताक्षरकर्ता देश कौन बना? स्वीडन बना है 16 अप्रैल 2024 को। कहाँ पर? स्टॉकहोम यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षरकर्ता कौन है? स्वीडन के शिक्षा मंत्री मैट्स पर्सन और स्वीडन में यूएसए के राजदूत एरिक डी रामानाथन ने। और देख लेते हैं आर्टेमिस आर्कार्ड्स लॉन्च किया गया वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। और देखें तो इसमें यह है आर्टेमिस एकार्ड्स को हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नासा और यूएसए विदेश विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस एकार्ड्स पर औपचारिक रूप से 13 अक्टूबर 2020 को 8 संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 8 संस्थापक देश देख लेते हैं कौन कौन से इसमें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और यूएसए शामिल है। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता जिसमें कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। इस समझौते के तहत बाह्य अंतरिक्ष संधि जो की 1967 से प्रमुख दायित्वों की कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो ये भी साइंस और टेक से है, तो इसमें नासा के ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई कब? 16 अप्रैल 2024 को। ये है क्या, ध्यान देना है। तो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्टर है क्या है यह ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्टर मिशन? यह एक डुअल क्वाड काप्टर है जिससे शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। एक कब भेजा जाएगा? जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा और यह 2032 में पहुंचेगा। बजट इसका देखते हैं तो $3.35 बिलियन रखा गया इसका जो है। और ड्रैगन फ्लाई क्या है? ड्रैगन फ्लाई जो है 8 रोटरों से सुसज्जित है और रोटरक्राफ्ट क्या है? एक बड़े ड्रोन की तरह है। यह कार के आकार का है, यह एक कार के आकार का रोटरक्राफ्ट है। उद्देश्य देखें तो वर्ष 2034 तक टाइटन पर पहुंचकर चंद्रमा पर दर्जनों आशाजनक स्थान हेतु उड़ान भरना तथा टाइटन और पृथ्वी दोनों पर सामान्य प्रीबायोटिक रासायनिक प्रक्रियाओं की तलाश करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि जो है यह 8 ग्रहों में जो 8 ग्रह हैं उसमें जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। और ये जो टाइटन बताया गया है, जो टाइटन है यह उपग्रह है शनि का, यह जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल जो शनि का तो सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा जो उपग्रह वह बृहस्पति का है,
ग्लानी नीड है। तो इस तरह से जो है यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे, और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह करंट अफेयर्स रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।